हेलो नमस्कार। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि अपन एसएससी सीएचएसएल 2022 की सारी शिफ्टों का सॉल्यूशन अपन कर रहे थे, मैंने आपको 9 मार्च, 10 मार्च, 13 मार्च और 14 मार्च की सारी चारों शिफ्टों का सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूं। और आज अपन जो 15 मार्च है इसकी पहली शिफ्ट के सारे 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि अपन यहाँ पर क्वेश्चनों को कितनी आसानी से हल करते हैं और किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना होता है, किस ट्रिक से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाना होता है, ये सारे तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी खास है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो 15 मार्च है इसकी जो पहली शिफ्ट है जो कि सुबह 9 बजे से 10 बजे के मध्य में लगी थी, इसके सारे के सारे 25 क्वेश्चन आज अपन यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यहाँ बोल रहे कि 0.91 का होल क्यूब प्लस 0.09 का होल क्यूब, और यहाँ क्या है अपॉन में दे रखा है, यहाँ पर इसका स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पर इसका और इसका ये गुणनफल दे रखा है और इसका होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्चुअली फॉर्मूला है कौन सा, ए का क्यूब वाला प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी, और ये होता है ए स्क्वायर, और क्या होता है माइनस का ए बी होता है, माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अपन यहाँ क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट अपन हल कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर अपने पास इसकी वैल्यू दे रखा है ये, और अपॉन में क्या दे रखा है, ये वाली वैल्यू दे रखा है। मतलब इसको अगर इसके अपॉन में ले आएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। ठीक है, तो a प्लस बी मतलब अपने को यहाँ पर 0.91 और 0.09 इन दोनों को जोड़ना है और अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना आता है, यहाँ पर 1 आ रहा है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ अगर अपन इसको हल करेंगे, जैसे यहाँ दे रखा है 0.091 का होल स्क्वायर प्लस 0.09 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, अपॉन में है। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन यहाँ पे ये दे रखा है ना, तो 0.91 का होल स्क्वायर माइनस 0.819 दे रखा है, और प्लस का यहाँ कितना दे रखा है, 0.09 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्मूले से खोलेंगे तो अपने पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी और बचेगा क्या, यहाँ पर इन दोनों का योग ही बचेगा ओनली। ठीक है, जो कि कितना आएगा, 0.91 प्लस 0. ये कितना है, 0.9, तो ये कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, जो अपन ने सीधा डायरेक्ट निकाल लिया था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा अपन डायरेक्ट इसको इस फॉर्मूले की मदद से काफी आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ इसको ही जोड़ना होता है। ठीक है, आप सीधा वर्बली ऐसे क्वेश्चन को हल करके आगे बढ़िएगा एग्जाम में, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन में भी आप टाइम लगाएंगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सीधा वर्बली ही आपको इन दोनों को जोड़कर तुरंत आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आगे से ऐसे क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। यहां बोल रहा है कि 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना होता है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं 2 अंकों की सम संख्याएं कौन कौन सी होती है। यहां से बोल रहा है कि 10 से लेकर 98 तक की जो संख्याएं हैं वो 2 अंकों की संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, सम संख्याएं, 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 98 तक की ये संख्याएं क्या है, सम संख्याएं हैं। इनका योग अपने से पूछ रहा है, तो अपने को पहले यहाँ पर योग निकालने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अपन ये संख्याएं कैसे निकालेंगे, 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्याएं होती है, 4 सम संख्याएं होती है, और 100 मतलब 100 तक कितनी सम संख्याएं होती है अपने पास। अपन जानते हैं कि 100 तक सम संख्या निकालने के लिए 2 का भाग देंगे तो 50 सम संख्याएं हो जाएगी, जबकि अपने पास यहाँ पर 10 से 98 के बीच की सम संख्याएं निकालना है, तो वो कितनी हो जाएगी,
10 से पहले वाली सम संख्याएं घटा देंगे और एक 100 घटा देंगे। तो अपने पास कौन कौन सी संख्याएं घटाएंगे, 2, 4, 6, 8 और ये 100। ये 5 संख्याएं घटा देंगे, 50 में से 5 संख्याएं गई तो कितना आएगा यहाँ पर, 45 आएगा। मतलब यहाँ पर जो ये सम संख्याएं हैं ये कितनी सम संख्याएं होंगी, 45 होगी। मतलब n बराबर यहाँ हो जाएगा 45। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इनके योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। योग का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 a प्लस एल होता है। ए क्या है यहाँ पर, पहली संख्या, एल क्या है यहाँ पर, आखिरी वाली संख्या। ठीक है, अब ये सारे मान अपन यहाँ रख देते हैं। तो ये कितना है, एन कितना है 45, तो 45/2 हो जाएगा। ए कितना है 10 और एल कितना है 98। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 45 इंटू ये इन दोनों को जोड़ा कितना है 108। 108 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 बन जो 20 का 0 हासिल का 2, 16 और 2 18। ठीक है, 25 का 5 हासिल का 2, 5 का 20 और 2 22। तो ये कितना हो रहा है 0, 13 का 3 हासिल का 1, 4 ये 2। तो यहाँ पर हो रहा है 2430 आ रहा है। मतलब 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना आ रहा है अपने पास, यहाँ पर 2430 आ रहा है, जो कि यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सीधा इस प्रकार हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम में आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको सीधा वर्बली हल करना होता है इसे क्वेश्चन। आप सीधा इतना लिखकर पता कर सकते हैं कि ये कितनी संख्याएं होगी। ठीक है, ये 45 संख्याएं हो जाएगी, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, वर्बली हल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एग्जाम में ये वाली कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, आपको पेन उठाकर बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी है और आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है, और बाकी सारी चीजें आपको वर्बली ही हल करना है। ठीक है, आया समझ? क्योंकि आप जितना जल्दी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे उतना जल्दी ही आप पेपर को हल करके जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनका दोबारा रिवीजन कर सकें, उनको दोबारा अटेंड करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना होता है। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहां बोल रहा है कि यदि कोस a प्लस बी बराबर 0 है और साइन a माइनस बी बराबर 0 है, तो कोस की वैल्यू 0 कब होती है? कोस की वैल्यू 0 अपने पास 90 डिग्री पर होती है, और साइन की वैल्यू 0 कब होती है? 0 डिग्री पर होती है। अपने से पूछ क्या रहा है, a और b का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, a प्लस बी क्या हो जाएगा, यहां से कोस की वैल्यू 0 कब होती है? 90 डिग्री पर। मतलब a प्लस बी का योग कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, और यहां से अपने पास a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन की वैल्यू 0 कब होती है? 0 पर होती है, तो a माइनस बी का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहां से अपन क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर कितना आएगा 90। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 45। जब a 45 है तो b भी कितना हो जाएगा, b भी यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 प्लस 90 90 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है a और b का मान 45। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है कि एक धनराशि को पी क्यू आर में 7, 9, 4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि पी को आर से 1500 अधिक मिलते हैं तो पी को क्यू के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा? पी और क्यू के बीच का अंतर पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, पी क्यू आर का रेशो अपने पास क्या दे रखा है, 7:9:4 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, पी और आर के बीच का यहाँ पर मान कितना दे रखा है, जो P है R से कितना अधिक है, 1500 अधिक है, और जबकि यहाँ पर रेशो में कितना अधिक है, यहाँ पर 3 अधिक है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। पूछ कह रहा है P और Q का अंतर। P और Q का अंतर यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 2 की वैल्यू यहाँ पर 1000 हो जाएगी। तो इसलिए अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1000 आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। तो इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करना होता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। यहां बोल रहा है कि एक वस्तु को 30%, 20% के 2 क्रमागत बटों मतलब डिस्काउंट के बाद
560 रुपए में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। क्योंकि अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है तो अपने पास अंकित मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, मान लेते हैं अंकित मूल्य x है। यहाँ पर पहले क्या कर रहा है, 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो इसको अपन फ्रैक्शन के रूप में क्या लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन के रूप में, 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में कितने में बेच रहा है, ये 560 में बेच रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 चौक 28, 28 दूना 56, तो यहाँ पर कितना बचा 20, यहाँ पर कितना है 5 दूना 50 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ रहा है अपने पास 1000 आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 1000 आ रही है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। तो इसका अंकित मूल्य हो जाएगा अपने पास 1000 रुपए, जिस पर 30% और 20% का 2 क्रमागत छोड़ देने पर इसको 560 में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए अंकित मूल्य हो गया अपने पास 1000। इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। आया समझ। ऐसे क्वेश्चन को अगर अपन फ्रैक्शन वैल्यू से हल करते हैं तो काफी जल्दी और काफी आसानी से क्वेश्चन हल करते हैं अपन, और अपन काफी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पर टिक मार कर। तो इसीलिए आप फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करिएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 6। यहां बोल रहा है कि ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल UVW समरूप हैं। ठीक है, ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल UVW के परिमाप क्रमशः 120 सेंटीमीटर और 240 सेंटीमीटर दे रखा है। तो PQ 30 सेंटीमीटर है तो UV की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो अपने पास ये दोनों क्या दे रखा है, समरूप दे रखा है। तो अपन जानते हैं कि प्रत्येक सिमिलर ट्राइंगल हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। तो अपन यहाँ पर सिमिलर वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो वो क्या होती है, अपने पास जो ये ट्राइंगल की भुजा क्या दे रखा है, PQ, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर U और W ये क्या है, यहाँ पर PQ। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ बोल रहा है कि P और यहाँ पर क्या है Q, PQ है ना। हाँ, तो PQ कितना है, यहाँ पर PQ जो ये इसके साथ वाली भुजा है ये इसके साथ वाली भुजा के क्या होगी, अनुपात के अंदर होगी। तो यहाँ पर अपने पास PQ और UV की लंबाई पूछ रहा है तो इनको रेशियो के रूप में लिख लेते हैं अपन। ठीक है, तो PQ अपॉन UV हो जाएगा, और यहाँ पर इनका परिमाप क्या दे रखा है, 120 अपॉन कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और अपने यहाँ क्या करेंगे, PQ की वैल्यू रख देंगे। ये कितना दे रखा है अपने पास, 30 दे रखा है। तो इसको किया ये एक बार, ये 2 बार, इस 2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या आएगा, UV की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी, 60 आएगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। तो सीधा अपन इस प्रकार हल करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर सीधा कर सकते हैं, यहाँ पर आपको UV निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सीधा 30/UV करेंगे, और अपने पास परिमाप दे रखा है तो ये वाला और ये वाला दोनों अनुपात में लिखकर इसको आसानी से हल करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन में, आप सीधा वर्बली ही थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आसानी से आप इसको हल करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको पेन उठाने की जरूरत होती है एग्जाम में। आया समझ, एक लाइन के अंदर आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोल रहा है कि एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है और बच्चों की उनके माता पिता सहित औसत आयु 25 वर्ष है। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़े हैं तो माता की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अपने पास क्या दे रखा है, 5 बच्चों की औसत आयु 15 दे रखा है। ठीक है, तो 5 बच्चों की यहाँ पर अपन टोटल आयु निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पर औसत आयु 15 दे रखा है, टोटल आयु हो जाएगी यहाँ पर 75 हो जाएगी। 5 बच्चों की यहाँ पर टोटल आयु हो गई। ठीक है, और बच्चों को उनके माता पिता सहित औसत आयु, तो 5 तो बच्चे थे और माता पिता दोनों शामिल हो गए, तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 7 व्यक्ति हो गए, और इनका एवरेज कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो इन 7 की जो टोटल आयु है ये कितनी हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आता है, 175 आता है। ठीक है, और यहाँ अपने पास क्या दे रखा है, अब इससे अपन निकाल सकते हैं जो माता पिता है इनकी टोटल आयु क्या हो जाएगी, 5 बच्चों की टोटल आयु के अंदर से अपन
इन 7 लोगों की टोटल आयु घटा देंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगी, फादर और मदर की जो आयु है वो निकल के आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100। तो यहाँ पर फादर और मदर की यहाँ पर आयु निकल के आ जाएगी, इनका योग। ठीक है, अब अपने पास क्या दे रखा है यहाँ पर, यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़े हैं, मतलब जो फादर हैं ये मदर से 4 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अपने से पूछ क्या रहा है, माता की आयु। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2m बराबर कितना आएगा 96, m बराबर कितना आएगा 48। मतलब यहाँ पर जो माता की आयु होगी वो कितनी होगी, 48 ईयर होगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8, और यहां बोल रहा है कि एक ट्राइंगल की तीनों भुजाएं यहां दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, तीनों भुजाएं दे रखा है तो हेरोन का सूत्र लगाएंगे, उससे अपन ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो वो क्या होता है, यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालेंगे इनका पहले। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 15 8 24 होता है, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास √ 12 इंटू 12 और 7 का डिफरेंस कितना होता है 5 होता है, 12 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 3 होता है, 12 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे अपन। ये कितना आ रहा है अपने पास 12 इंटू 12, तो 12 अपन 12 आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर ओनली 5 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार 12 आ रहा है तो अपन ने एक 12 बार ले लिया, बचा कितना यहाँ पर 12√5 बचा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा, और इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ। तो जब भी आपके पास 3 भुजाओं का मान दे रखा होता है तो अपन सीधा हीरोन का सूत्र वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इससे अपने पास काफी आसानी से ट्राइंगल का एरिया निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहां बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब इसका मान क्या होगा। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले ऑफ को हल करते हैं। बोर्ड मास के नियम में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ऑफ को हल करते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है। तो अपन पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 के अंदर 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, 9 पंजे 45 हो जाएगा। 9 का भाग यहाँ पर 17 में देंगे तो कितना आएगा, 9 का भाग जब अपन 17 में देंगे तो कितना आएगा 13 आ जाएगा। क्यों, 13 नाम कितना होता है 117 होता है। ठीक है, तो इसको हल करने पर कितना है 13 आ गया। अब इसको हल करेंगे अपन तो ये कितना हो जाएगा 12/5 इंटू 20/3 होता है। 5 से काटा 4 बार, 3 से काटा 4 बार, तो 4 चौके कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ रहा है यहाँ पर 29 आता है। तो इसका मान अपने पास कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना था। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि अपन सबसे पहले ऑफ कॉल करते हैं, और ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा करना, ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10, और यहां बोल रहा है कि नकुल किराने का सामान लेने बाजार गया। उसके पास कुछ पैसे हैं, जिसमें से 20% से वह गेहूं आटा खरीदता है। शेष राशि में 25% खाना पकाने के तेल पर खर्च करता है। यदि उसके पास फिर भी 900 रुपये बचते हैं तो ज्ञात कीजिए नकुल के पास कुल कितनी राशि थी। ठीक है, तो जब भी अपने पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन फ्रैक्शन वैल्यू से हल करते हैं। तो स्टार्टिंग में अपन मान लेते हैं उसके पास जो धनराशि थी वो कितनी थी x थी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 20% क्या करता है गेहूं का आटा खरीदता है और उसमें खर्च कर देता है। ठीक है, बचते कितने हो इसके पास 20% वहां यहाँ खर्च कर दिया तो बचेगा कितना वहां पर 80% बचेगा। तो इसको अपन फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ बोल रहा है शेष राशि का 25% खाना पकाने का तेल पर खर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है 25% खाना पकाने के तेल पर खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना है यहाँ पर 75% बचेगा। ठीक है, शेष का, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं
3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें लास्ट में क्या बोल रहा है, इसके पास बचते हैं 900 रुपए, तो इसको अपन इसके बराबर में लिख लेते हैं। इनको हल किया तो ये 3 तिया 9 और इस 4 से 4 कट जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है यहाँ पर 1500 आ रहा है। मतलब स्टार्टिंग में इसके पास कितने रुपए थे, 1500 रुपए थे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। ठीक है, तो सीधा अपन इस प्रकार हल करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन एक एक लाइन में हल होने वाले क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को अपन हल करके तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11 और यहां बोल रहा है कि एक वस्तु को उसके सामान्य विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर बेचा जाता है तो उसे 20% का लाभ अर्जित होगा। यदि वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर अर्जित होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, ये 10 रुपए की बजाय ये बोल रहा है कि 9 रुपए में बेचा जाता है, फिर भी इसको 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो जब इसको 20% का लाभ हो रहा है 9 में बेचने पर भी, तो इसका मतलब जो 9 है ये 120% की वैल्यू है। ठीक है, तो 9 120% की वैल्यू है, तो अपने पास 10 की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं इसके सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर क्या लाभ होगा। तो अपने को 10 में बेचना है तो 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 3 से काटा ये 3 ये 4, तो यहाँ पर कितना हो गया 400/3 हो रहा है। तो भाग दिया, 3 एकम 3 बचा कितना 1, 3 तिया 9 बचा कितना 1, 3 तिया 9.33 जाएगा ये। तो यहाँ पर 133.33 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पर 33.33% का यहाँ पर लाभ हो रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब अपने को यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा था अपन ने क्या लिखा 120 लिखा। जब अपने को यहाँ पर 133 का लाभ हो रहा है तो इसमें से अपने को लाभ कितना होगा 33 का होगा। ठीक है, तो इसीलिए अपन इस पर टिक मार के तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बोल रहा है कि किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का गुणनफल का वर्ग 1024 यूनिट्स है और इसके परिवर्त का क्षेत्रफल 16 पाई है, तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास क्या दे रखा है यहाँ पर तीनों भुजाओं का गुणनफल का वर्ग, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये दे रखा है अपने पास 1024 दे रखा है। तो यहाँ से abc की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा अपन इसका अंडर लगा देंगे, ये कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है, और यहाँ दे रखा है परिवर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल R होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर कितना दे रखा है 16 पाई दे रखा है। पाई से पाई कट जाएगा तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी। ये परिवर्त की त्रिज्या आ गई। ठीक है, अपने से पूछ क्या रहा है ट्राइंगल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है अपन मान लेते हैं ये ट्राइंगल है अपने पास ABC। ठीक है, इसका अपने पास एरिया बोल रहा है, इसकी जो परिवर्त की त्रिज्या है ये वाली कितनी आ गई, ये अपने पास 4 सेंटीमीटर आ गई। तो अपन जानते हैं इसका एरिया क्या हो जाता है, अपन यहाँ जानते हैं जो परिवर्त की त्रिज्या होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है ABC/4 डेल होता है, और डेल यहाँ पर क्या है ट्राइंगल का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से अपन डेल निकालेंगे तो डेल बराबर क्या हो जाएगा ABC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 32 आ गई, और R को अपन इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा R की वैल्यू 4 है तो 4 चौको 16 हो जाएगी। इसको काटा तो अपने पास इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है। तो सीधा अपना जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। बस आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये क्या होता है जो परिवर्त की त्रिज्या का जो क्षेत्रफल, इससे क्षेत्रफल निकालने वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक तो अगर अपने पास कोई 3 रैंडम भुजाएं दे दी होती हैं तो अपने पास उसकी जो परिवर्त की त्रिज्या निकालते हैं वो क्या होता है इसका एरिया ये हो जाता है। ठीक है, और अगर अपने पास इक्विवेलेंट ट्रायंगल दिया हुआ होता है तो यहाँ पर जो परिवर्त की त्रिज्या होती वो क्या होती है a/√3 होती है। और अगर अपने पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ होता है तो परिवर्त की जो त्रिज्या होती है ये कितनी होती है, ये हाइपोटेनस/2 होती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखें।
तभी आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। बस आपको यहाँ पर जो परिवर्त के त्रिज्या हैं इसके तीनों मान पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट ट्रायंगल के अंदर तो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, और किसी विषमबाहु त्रिभुज का अंदर परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। ये चीज आपको तीनों याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13। यहां बोल रहा है कि एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एक्चुअली हर शिफ्ट के अंदर देखा जाता है, तो इसीलिए ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आने वाला कोई सा एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो। जैसे यहां दे रखा है, ये क्या है, एक सर्किल है, इसकी ये जीवा हो गई जिसकी लंबाई यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी त्रिज्या से केंद्र से इस जीवा पर जो लंब डालते हैं ये कितना है, 8 सेमी लंबा है, जो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन रहा है, 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी अपने पास 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। पूछ क्या रहा है अपने पास, व्यास। व्यास क्या होगा, त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा, जो कि कितना होगा, 34 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14, और अपने पास यहाँ बोल रहा है कि व्यंजक को सरल करें। ठीक है, तो अपन इसको काफी आसानी से सरल कर लेंगे। यहाँ पे क्या करना है, लघुत्तम लेना है। लघुत्तम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोस ए 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा, और ये यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, जब अपन इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन ए, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे क्या है, कोस ए 1 माइनस ये हो जाएगा साइन ए दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा, और 1 और 1 जोड़ा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास बचेगा क्या, ऊपर 1 माइनस साइन ए बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है, यहाँ पर कोस ए, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए दे रखा है। तो इससे तो ये वाली टर्म कट जाएगी, अपने पास बचेगा क्या, 2 अपन कोस बचेगा, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोस को ऊपर भेजा तो ये हो जाएगा 2 सेक ए हो जाएगा। तो अपने पास इसका जो मान होगा वो कितना आएगा, अपने पास 2 सेक ए आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हल करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15, और ऐसे क्वेश्चन में अपन करते हैं जब भी डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है तो एक चीज का अपने को ध्यान रखना होता है, आपको सिर्फ यहाँ पर जो दर्शाया गया है ये टर्म का ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के बाद अपना क्वेश्चन शुरू होता है हमेशा। ठीक है, कोई सा ही डायग्राम वाला क्वेश्चन हो उसके अंदर आपको सबसे पहले दर्शाया गया है ये ढूंढना है, और इसके बाद से अपना क्वेश्चन शुरू होता है, उसको ध्यान से रीड करना है। ठीक है, जैसे इसके आगे अपने पास बोल रहा है वर्ष 2016 में इतिहास में प्राप्त कुल अंक, तो अपने पास हिस्ट्री और 2016 क्या है, ऑरेंज वाला, तो इसमें कितने हैं, 40 अंक दे रखा है। ठीक है, और यहां बोल रहा है आगे दोनों वर्षों में, यहां बोल रहा है दोनों वर्षों में नागरिक शास्त्र में प्राप्त कुल अंक, तो नागरिक शास्त्र मतलब सिविल, तो इसमें दोनों वर्ष 15 और 16 में कितने हैं, इन दोनों का टोटल 100 दे रखा है। ठीक है, प्राप्त कुल अंकों का कितना परसेंट है, मतलब 100 का ये 40 कितना परसेंट है, ये अपने पास 40% ही आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे भी रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ बोल रहा है कि एक ट्रक 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर की 3 समान दूरियां तय करता है। ठीक है, पूरी यात्रा के लिए ट्रक की औसत चाल क्या होगी अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अब जब भी अपने पास कोई अलग अलग यहाँ पर स्पीड दे देता है और यहाँ पर डिस्टेंस दे देता है, तो अपन क्या करते हैं, सीधा अपन फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज स्पीड वाला। वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है।
ठीक है। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर की 3 दूरियां हैं, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास 300 किलोमीटर। ठीक है। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे अपन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर जा रहा है, 100 किलोमीटर की स्पीड से 200 किलोमीटर की स्पीड से 100 किलोमीटर जा रहा है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर 100/200 यहाँ पर टाइम लग जाएगा, मतलब आधा घंटा लगेगा। ठीक है। और आगे क्या हो रहा है, 100 किलोमीटर की दूरी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पर टाइम क्या लगेगा, 1/3 लगेगा। ठीक है। और आगे 100 किलोमीटर की दूरी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा, तो इतना टाइम लगेगा। तो ये तो हो गया अपने पास टोटल डिस्टेंस और ये हो गया अपने पास टोटल टाइम। इसको हल कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर नीचे वाला लघुत्तम लिया तो कितना आएगा, 600 लघुत्तम आ जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, या इसको अपन थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 2 0 से 2 0, सब 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो 6 लघुत्तम आया यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 लघुत्तम आया, ये कितना 3 और ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना होगा 1। ठीक है। और ऊपर क्या दे रखा है, यहाँ पर 300 दे रखा है। ठीक है। तो इस 6 से तो ये क्या होगा, ये 6 आपस में कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 300 बचेगा। तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हो जाएगी, यहाँ पर एवरेज स्पीड हो जाएगी। और ये अपने से पूछ रहा है कि पूरी यात्रा के लिए ट्रक की औसत चाल कितनी होगी, ये हो जाएगी अपने पास 300 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है। तो इस प्रकार हल करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। बस आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड होती क्या है। एवरेज स्पीड होती है अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17 और यहां बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक दर पर 5 वर्षों और 6 वर्षों में साधारण ब्याज में 26 का अंतर है। ठीक है। तो धनराशि क्या होगी, ये अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ पर 1 वर्ष का जो अंतर है, इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना है, यहाँ पर 26 दे रखा है। ठीक है। तो ये तो होगा अपने पास ब्याज हो गया। प्रिंसिपल को अपन P मान लेते हैं। दर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और यहाँ पर टाइम कितना है, 5 और 6, इन दोनों को मतलब 1 वर्ष हो गया, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं और अपॉन में 100। ठीक है। तो ये अपने पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले के अंदर ये मान रख लेते हैं। 2 से काटा, ये 4 बार, ये कितने बार 13 बार, ये 4 एकम 4, ये कितनी बार 75 बार, 25 बार। 25 को इससे मल्टीप्लाई किया, 25 से 75 का 5 हासिल का 7, 25 और 7 कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पर अपने पास प्रिंसिपल कितना आ गया, 325 आ गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। सीधा अपन इस फॉर्मूले में मान रख के काफी आसानी से हल कर लेते हैं और तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 18 और ये ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको इस क्वेश्चन को हल करना नहीं आ रहा, तो अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से हल करने बैठ गए तो आपका काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में। पर मैं आपको इस क्वेश्चन को काफी आसानी से बताने वाला हूं। ठीक है। जैसे यहां बोल रहा है कि यदि sec x प्लस 10x बराबर 5 है, cosec y माइनस cot y बराबर 1/3 है, तो यहाँ अपने से पूछ रहा है कि sec x प्लस cosec y माइनस 10x माइनस cot y का मान क्या होगा, ये अपने पास पूछ रहा है। ठीक है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक्चुअली अपन करते हैं जो sec x प्लस 10x बराबर 5 दे रखा है, तो अपन यहाँ पर अगर sec x माइनस 10x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। तो sec x माइनस 10x इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। क्यों, क्योंकि जब अपन इसको यहाँ पर चिन्ह चेंज कर देते तो अपने पास जो इसकी वैल्यू होती है जस्ट इसकी अपोजिट होती है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब अपन यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, 2 sec x हो जाएगा। तो 2 sec x बराबर है, इसको जोड़ा तो कितना है, 5 25, 1 26, 26/5 हो जाएगा ये। ठीक है। 2 से काटा तो कितना आएगा, यहाँ पर 13/5 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, 13/5 आ रहा है। sec क्या होता है, यहाँ पर sec क्या होता है, कर्ण कितना हो जाएगा 13, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। ट्रिपलेट क्या बन रहा है, 5 12 13, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा।
अपने पास और क्या बोल रहा है यहाँ पर, सेक एक्स हो गया और 10x, तो 10x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो 10x क्या हो जाएगा, लंब बटावा आधार होता है, तो ये कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसके मान हो गए। अब अपन क्या करेंगे, इसके मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कोसेक y माइनस कोट y की वैल्यू 1/3 दे रखा है। तो कोसेक y प्लस कोट y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका जस्ट अगर अपोजिट चिन्ह यहाँ पर होता है तो ये वैल्यू क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या अपने पास 3 हो जाएगा, 1/3 का 3 हो जाएगा। जब अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 कोसेक y की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 10/3 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से कोसेक y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक y की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 5/3 हो जाएगी, क्यों 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, जो अपने पास कोसेक y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 5/3 आ गई, जो कि क्या होता है, ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये आधार कितना होगा अपने पास 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5 का। ठीक है, अब अपने पास कोसेक y हो गया। अभी अपने को कोट y की वैल्यू निकालना है, तो कोट y क्या हो जाएगा, कोट क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना है यहाँ पर 4, लंब कितना है 3। ठीक है, अब अपने को ये सारे मान यहां रख देने हैं। सेक एक्स, तो सेक एक्स अपने पास क्या दे रखा है 13/5, तो ये हो गया अपने पास 13/5। कोसेक y कितना है यहाँ पर 5/3 दे रखा है, तो ये हो गया 5/3 हो गया। ठीक है, माइनस 10x, तो 10x कितना है यहाँ पर 12/5 दे रखा है, और माइनस ये क्या है कोट y कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को हल किया तो ये कितना आ रहा है, ये भी 15 आ रहा है और ये भी 15 आ रहा है, मतलब दोनों का लघुत्तम 15 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 13 × 39 और 25 कितना होता है 64 हो जाएगा। माइनस ये कितना हो रहा है 12 × 36 और 20 16 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 64 में 16 गए तो 48/15 आ रहा है। 3 से काटा तो कितना आ रहा है 16/5 आ रहा है, 5 का भाग दिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5 15 बचा कितना 1 पॉइंट लगाया 5 दूना 10, तो अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पर इसका आंसर 3/3.2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मान अपने पास क्या हो गया 3.2 हो गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है 3.2। तो ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि जब अपने पास सेक एक्स प्लस 10x की वैल्यू 5 दे रखा है, तो सेक एक्स माइनस 10x की जो वैल्यू होगी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आपके पास कोसेक y माइनस कोट y दे रखा है, इसकी वैल्यू 1/3 है, तो प्लस में क्या हो जाएगी ऊपर चली जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये चीज पता है तभी आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से हल करेंगे। ठीक है, फिर भी अपने पास इस क्वेश्चन को हलने में थोड़ा टाइम लग गया, अगर आपको इसको बेसिक से करने बैठ गए तो आपको हल ही नहीं होगा जल्दी से। ठीक है, तो आप इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को हल करिएगा। बस आपको इस क्वेश्चन को हल करने में आपकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा के रखना है, ताकि आप इस क्वेश्चन को जल्दी हल कर पाए। आया समझ? इसमें से भी कुछ स्टेप आपको वर्बली ही हल करना होता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 19। यहां बोल रहा है कि 24 समान ठोस गोलार्धों को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लंबवर्तीय बेलन बनाया जाता है, तो प्रत्येक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां बोल रहा है 24 अर्धगोले, तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, और ये किसके बराबर है, बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। एच क्या दे रखा है यहाँ पर 24 दे रखा है, तो ये हो गया अपने पास 24। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस 24 से तो ये 24 कट जाएगा और इस पाई से ये पाई कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना है 12 का स्क्वायर 144 दे रखा है, 2 से काटा तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। जब इस 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आर का क्यूब बराबर 216 हो जाएगा ये। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 6 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्धगोले की त्रिज्या है कितनी आएगी
6 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर दोनों का आयतन को बराबर कर लेना था और आसानी से इसका मान निकाल लेना था। ठीक है, जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना होता है, दोनों का आयतन को बराबर करना होता है, उसके अंदर वैल्यू रख देनी होती है और जो पूछ रहा है वो आपको आसानी से निकाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20 और ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, दर्शाया गया है ये टर्म अपन देखते हैं, इसके बाद ही अपना क्वेश्चन शुरू होता है, जो कि यहाँ दे रखा है। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये अपने को चेक करना है। तो पहला कथन बोल रहा है यहाँ पर जे और के का संयुक्त क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होगा अपने पास, ये वाला क्रय मूल्य होगा, तो ये होगा जे और ये के, तो ये कितना आ रहा है, ये होगा अपने पास, इसको दिया 700 और 500 1200, तो ये तो होगा अपने पास 1200 हो गया। ठीक है, और आगे बोल रहा है एल और एम के संयुक्त लाभ, तो ये क्या है, लाभ है एल और एम, तो ये कितना दे रखा है 250, 350, 400, तो ये होगा अपने पास 400। और आगे बोल रहा है संयुक्त लाभ से 100% अधिक है, तो ये इस लाभ से क्रय मूल्य क्या है 100% अधिक है क्या, हाँ बिल्कुल 100% अधिक है, इसका मतलब जो पहला कथन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे दूसरा कथन क्या बोल रहा है, एन और पी का संयुक्त लाभ, तो यहाँ पर लाभ वाला क्या है ये है, तो एन और पी का संयुक्त लाभ कितना हो जाएगा, ये एन और ये पी, ये कितना है अपने पास 500 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर के और एम के संयुक्त क्रय मूल्य, ये होगा अपने पास के और ये हो गया एम, इनका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 550 और 450, तो ये कितना है 1000, तो ये होगा अपने पास 1000 हो गया। क्रय मूल्य का अनुपात क्या दे रखा है 2:1 है, जबकि यहाँ क्या है 1:2 आ रहा है इनका रेशो, तो इसका मतलब जो सेकंड कथन है ये बिल्कुल गलत है। तो अपने पास बोल क्या रहा है सही कथन कौन सा होगा, तो सही कथन अपने पास ओनली पहला कथन सही होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है केवल एक, तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा और इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 21 और ये टाइम एंड वर्क का हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ बोल रहा है कि राहुल अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो राहुल को यहाँ पर 10 दिन लग रहे हैं और सोनू उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो सोनू को यहाँ पर 15 दिन लग रहे हैं। ये साथ मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं, तो कुल कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा 30 होगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, दोनों की टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 5। यहाँ बोल रहा है कि वे साथ मिलकर 4 दिन के लिए कार्य करते हैं, तो एक दिन में 5 कर रहे तो 4 दिन में कितना काम करेंगे ये 20 काम करेंगे। ठीक है, तो अभी अपने यहाँ आगे बोल रहा है कुल कार्य का शेष भाग, तो यहाँ पर 30 टोटल कार्य कितना था 30 था, 20 कार्य इन्होंने कर लिया 4 दिन के अंदर, बचा कितना कार्य यहाँ पर 10 कार्य बचा कितने में से 30 में से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, मतलब 1/3 कार्य बच जाएगा। यहाँ पर कुल कार्य का यहाँ पर 1/3 कार्य शेष बच जाएगा, ये अपने से पूछ रखा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार करके आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 22 और ये भी डायग्राम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे दर्शाया गया है, इसके नीचे जाएंगे सीधा, तो यहाँ बोल रहा है सभी वर्षों में पी और क्यू की कुल जनसंख्या के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो अपन इन सबको जोड़ लेंगे। सबसे पहले पी को जोड़ते हैं, तो ये कितना है 150 और 250, 400, 575, 675, 675 के अंदर 50 जोड़ा तो 725, तो ये तो हो गया अपने पास 725 हो गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया पी वाला हो गया। और आगे बोल रहा है क्यू, क्यू को जोड़ लेते हैं अपन 300, 500, 625 और 75 जोड़ा तो 700 और ये 850, तो क्यू हो गया अपने पास 850 हो गया। बीच का अंतर इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 1, मतलब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर इनका डिफरेंस आ रहा है 125, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा और इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 23 और यहाँ बोल रहा है कि यदि n+1/n बराबर √3 दे रखा है, तो
n की पावर 6 1 अपॉन n की पावर 6 प्लस 11 का मान क्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो x प्लस 1 अपॉन x की पावर √3 दे रखा है तो x की पावर 6 हो जाता है आपके पास माइनस का 1। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यदि x प्लस 1 अपॉन x की पावर √2 दे रखा होता है तो x की पावर 4 हो जाता है माइनस का 1। ठीक है, ये दोनों टर्म आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है, x प्लस n प्लस 1 अपॉन n की पावर √3 दे रखा है तो n की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, n की पावर 6 बराबर माइनस का 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 11 दे रखा है तो इनको जोड़ा तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा और इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पर ये चीज याद रखना है, यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर √3 दे रखा होता है तो x की पावर यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगी और अगर यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x बराबर √2 दे रखा है तो x की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 24 और यहाँ बोल रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी का मान क्या होगा। तो ये तो सीधा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, इसका मान होता है अपने पास 4, ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा और अपॉन में क्या है, ए बी दे रखा है तो ए बी से ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 4 बचेगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में दे भी रखा है। तो सीधा इस प्रकार करके अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। आप इसका होल स्क्वायर खोल के भी हल कर सकते हैं, फिर ये आपके पास यहाँ पर आंसर 4 ही आना है। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो सीधा आप डायरेक्ट मान रखिएगा और इसको काट दीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, सीधा वर्बली हल करके आप तुरंत टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 25 और यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, दर्शाया गया है ये चीज देखेंगे, उसके बाद ही अपना क्वेश्चन शुरू होता है। तो यहाँ बोल रहा है 2021 में किस कंपनी को सबसे अधिक प्रतिशत घाटा हुआ। ठीक है, तो जब अपन डायग्राम देखेंगे तो ऑरेंज वाला इनकम है, एक्सपेंडिचर यहाँ पर ब्लू वाला है। तो घाटा कब होता है, जो अपन ज्यादा खर्च कर देते हैं, कमाई कम होती है, तब अपने पास घाटा होता है। तो अपने पास एक्सपेंडिचर ज्यादा किस में दे रखा है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज्यादा ए में दे रखा है और सी में दे रखा है। ठीक है, यहाँ 2 जगह घाटा हो रहा है, जबकि यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, 10 दे रखा है और इनका डिफरेंस कितना है, 5 है। तो घाटा ज्यादा कहाँ पर हो रहा है, ए में ज्यादा घाटा हो रहा है। इसका मतलब सबसे अधिक घाटा कहाँ होगा, ए में होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा और इस पर टिक मार के अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बस आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि आखिर घाटा क्या होता है। घाटा जब अपने पास एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, इनकम कम होती है, तो वहां पर अपने पास हमेशा क्या होता है, घाटा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे क्वेश्चंस लाता हूं। इन क्वेश्चनों को काफी आसानी से बताने की कोशिश करता हूं ताकि इन फ्यूचर जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो इस चैनल पर आप बने रहिएगा, आपको काफी आसानी से क्वेश्चन को देखने का तरीका मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट हैंड कॉर्नर पर रेड बटन है, उसको दबा देना है, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी पैसा नहीं लगता। और मैं आपको यहाँ पर जो पेड कोर्स के अंदर जो कंटेंट बताया जाता है, जो तरीके आपको पेड कोर्स में बताए जाते हैं, वो सारे तरीके आपको एकदम बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सपोर्ट के लिए आपको रेड बटन दबा देना है। ठीक है, तो इसी तरह अपन भी धीरे धीरे आगे ग्रो करते रहेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके और लोग भी इसका काफी आसानी से एकदम फ्री में
लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइज, थैंक यू।